नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 10 मार्च 2022 है। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में कौन से देश ने ओपेक प्लस ग्रुप को यह कहा है कि हमें ऑयल का प्रोडक्शन जो है, ऑयल का आउटपुट जो है, उसको इंक्रीज करना चाहिए। यह बात बताई है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और रशिया जो है ये ऑयल एंड गैस का एक टॉप एक्सपोर्टर है। ओपेक की बात करें जब हम, तब इसमें रशिया ऐड नहीं होता है, लेकिन ओपेक प्लस जब हम कहें तो इसमें रशिया भी ऐड हो जाता है। तो यूएई ने ओपेक प्लस ग्रुप को यह कहा है कि हमें अपना ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि ऑयल की प्राइस जो है वो लगभग $139 पर बैरल हो चुकी है और इतनी ज्यादा अगर ऑयल की प्राइस रहेगी तो डिमांड जो है ऑयल की कम हो जाएगी, और ऑयल की डिमांड जब कम होती है तो इसी के साथ बाकी सारी इंडस्ट्रीज जो हैं उसके ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होती है। इसी के साथ ऑयल की प्राइस जब अप होती है, ज़्यादा होती है, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, और इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तब भी सारी चीज़ों की डिमांड जो है वो कम हो जाती है। तो अभी ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी करना चाहती है, कोविड से जस्ट हम बाहर निकल रहे हैं, और ऊपर से ये युद्ध जो है इसने कुछ स्पीड ब्रेकर टाइप इवेंट जो है वो क्रिएट किया है। तो इस चीज़ को डील करने के लिए ऑयल की सप्लाई को अगर हम बढ़ा दें तो ऑयल की प्राइस जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो यही चीज़ जो है वो यूएई ने कही है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश की लार्जेस्ट ड्रग मेकर सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने हाल ही में स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है, ये कंपनी जो है, ये कंपनी यूएसए में भी है, जापान में भी है और कनाडा में भी है। तो सन फार्मास्यूटिकल ने ये जो अलग अलग कंपनीज यूएसए, जापान और कनाडा में हैं, इनको खरीद लिया है। इस कंपनी का नाम क्या है? इस कंपनी का नाम है गैल्डर्मा। गैल्डर्मा जो है ये बेसिकली एक स्विस कंपनी है, और सन फार्मास्यूटिकल की अपनी एक सब्सिडियरी यानी कि अपनी ही एक कंपनी होती है, राइट। मान लीजिए कि टोयोटा है, तो टोयोटा ने लेक्सस नाम की एक कंपनी बनाई। तो वैसे सन फार्मा की जो एक कंपनी है इसका नाम है टैरो फार्मास्यूटिकल्स। तो टैरो फार्मास्यूटिकल्स ने गैल्डर्मा को खरीद लिया है, और ये किसकी कंपनी है? ये बेसिकली सन फार्मा की कंपनी है। आज का थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टिंग द अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट ऑफ फेज 4 ऑफ दिल्ली एमआरटीएस। जो मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो प्रोजेक्ट है फेज 4। तो इसमें डिजाइन और कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट किस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने जीत लिया है? इसका जवाब है लार्सन एंड टोब्रो। Larsen and Toubro, right? L&T. So that's everything as far as questions are concerned. Now let's move on to news items. आगे बढ़े उससे पहले do join my Instagram, Facebook page and Twitter handle, और मेरी Telegram चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं if you want updates about me and if you want to download the PDF of my lecture. इसी के साथ दोस्तों, मोटिवेशनल पॉडकास्ट के लिए डू चेक आउट क्यूरियसली फॉरएवर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बोथ माय चैनल्स। आज मैंने बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं वो आपके लिए रिलीज किए हैं, तो डू चेक ऑल ऑफ देम आउट। खास करके जो ताजमहल वाला लेक्चर है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग वन, एंड प्लीज डू शेयर ऑल द लेक्चर्स इंक्लूडिंग दिस वन विद अदर स्टूडेंट्स एंड अदर क्यूरियस पीपल एज वेल। वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और अपना रिव्यू जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बात करते हैं सनफ्लावर ऑयल की। आई एम श्योर आपको पता होगा कि यूक्रेन जो है वो हमारे देश के लिए सनफ्लावर ऑयल का एक बहुत बड़ा सोर्स था, और वॉर चल रहा है, यूक्रेन की हालत बहुत ही खराब है, तो एक्सपोर्ट और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ठप हो चुकी हैं। तो अब इंडिया ये सोच रहा है कि हम कोई अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढे ताकि हम दूसरे देशों से सनफ्लावर ऑयल जो है उसको हम इंपोर्ट कर सकें, क्योंकि यूक्रेन वाली सिचुएशन जो है इसने भारत की आंख खोल दी है, और अब हम सिर्फ सनफ्लावर नहीं लेकिन हम एडिबल ऑयल में भी सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश करेंगे, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। इंडिया इज लुकिंग एट द अदर प्लेसेस फ्रॉम वेयर नॉट जस्ट सनफ्लावर बट एनी अदर एडिबल ऑयल कैन बी इंपोर्टेड। अब हम फॉर टाइम बीइंग ये जो गैप है सप्लाई का, इसको फुलफिल करने के लिए दूसरे देश से तो हम सनफ्लावर ऑयल मंगवाएंगे ही, लेकिन इसी के साथ साथ दूसरे एडिबल ऑयल को भी मंगवाएंगे, और अब हम ये भी सोच रहे हैं कि कैसे हम इस क्षेत्र में सेल्फ रिलायंट हो जाए।
Authorities are looking at how they can adjust to the changing scenario. ये जो सिनारियो चेंज हो रहा है ऑयल का, एडिबल ऑयल का और सनफ्लावर का, तो इसको हम कैसे एडजस्ट करें, इसको लेकर हमारी अथॉरिटीज़ जो हैं वो विचार विमर्श कर रही हैं। और फिलहाल हमारी बातें साउथ अमेरिका के कुछ देशों के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ हो रही है, ताकि हम एडिबल ऑयल की सप्लाई को मेंटेन कर सकें। क्योंकि नॉर्मल जो फ्यूल है उसकी प्राइस अब इंक्रीज हो चुकी है, इसी के साथ ये खाने पीने की चीज़ों की प्राइस भी इंक्रीज होगी, तो चीज़ें जो हैं वो और डिफ़िकल्ट हो जाएगी और ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही नेगेटिव साबित हो सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, डिफेंस प्रोडक्शन। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है। एक SGOS यानी कि सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरिएट्स, एक ऐसा ग्रुप जिसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज के टॉप ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए थे और एक नया ग्रुप बनाया। और इस ग्रुप ने क्या रिकमेंडेशन दिया है, देखिए। डिफेंस की बात करें तो इस ग्रुप ने यह रिकमेंडेशन दिया है कि 2047 तक भारत का लक्ष्य क्या होना चाहिए। भारत का यह लक्ष्य होना चाहिए कि हम हमारे देश में $150 बिलियन के डिफेंस प्रोडक्ट्स को पैदा करें, डोमेस्टिकली पैदा करें, हमारे देश में पैदा करें, और $30 बिलियन का एक्सपोर्ट करें हम डिफेंस प्रोडक्ट्स का, राइट। पर ईयर बात हो रही है कि 2047 तक हमें यह चीज़ अचीव कर लेनी है और उसके बाद हम हर साल इतना प्रोड्यूस करेंगे और इतना एक्सपोर्ट करेंगे। रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से एक नई चीज़ सामने आई है, एक नया चैप्टर ओपन हुआ है, और चैप्टर ये है कि हमारी डिपेंडेंस जो है वो रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा है। और किसी भी देश को अगर डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आत्मनिर्भर होना है तो ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है वो देश खुद देश में ही पैदा करे। वही सभी देश के लिए या फिर किसी भी देश के लिए या फिर भारत के लिए सबसे बेनिफिशियल यही चीज़ होगी कि डिफेंस में हम आत्मनिर्भर हो जाए। आने वाले 25 सालों के लिए कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके बारे में ये SGOS ने बताया है? डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नंबर 1, फार्मास्यूटिकल्स, फिर बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर के बारे में हमने काफ़ी सारी चर्चा की है। कैपिटल गुड्स, इसका क्या मतलब होता है? कैपिटल गुड्स का मतलब होता है आपके जो बड़े बड़े मशीन्स हैं, कपड़े बनाने के मशीन, पेट्रोलियम के साथ जुड़े हुए मशीन, मोबाइल फ़ोन के जो भी मशीन, जो भी बड़े बड़े मशीन्स हैं, तो कैपिटल गुड्स और दूसरे मशीन टूल्स जो हैं, ये ऐसे सेक्टर हैं जिनके ऊपर भारत को फोकस करना चाहिए। और आने वाले 25 सालों के अंदर हमें इन सारे क्षेत्रों में सेल्फ रिलायंट बनना होगा, सेल्फ डिपेंडेंट होना होगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। रही बात डिफेंस की, तो 2020-21 में 64% जितना जो बजटरी आउटले था डिफेंस का, तो वो इंडिजीनियस ऑप्शन के लिए खर्च किया गया। तो ये एक अच्छा आंकड़ा है कि लेट्स से 100 रुपये अगर हम डिफेंस के लिए रखते हैं तो 64 रुपीज़ जो हैं वो हमने भारत में ही खर्च किए, तो ये अच्छी बात है। और टारगेट ये है कि 68% तक इसको लेकर हम जाएं और धीरे धीरे करके कोशिश तो यही होगी कि 100% करें। इसी के साथ एक बहुत बड़ी डील, इनफैक्ट दिस इज़ द फर्स्ट बिग डील बाय इंडिया। एक लंबे समय से इंडिया का सपना यह है कि हम एक्सपोर्टर बने डिफेंस प्रोडक्ट्स के, और इसकी शुरुआत जो है श्री गणेश जो है वो यहाँ से हुआ है कि हम फिलीपाइंस को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम प्रोवाइड करने वाले हैं। फिलीपाइंस को, ये नाम याद रखिएगा, 375 मिलियन की ये डील है। इसको लेकर मैंने एक स्पेशल लेक्चर भी बनाया है, ये क्यूरियसली फॉरएवर नाम की जो मेरी चैनल है इस पर अवेलेबल है। अगर नहीं देखा है तो इसको देख लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। फार्मा और बायोटेक की बात करें तो 2047 तक ये इंडस्ट्री जो है ये $500 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी। और मैन्युफैक्चरिंग का भी आंकड़ा सामने आया है, ये भी याद रख लीजिएगा, ये लेटेस्ट आंकड़ा है। इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका GDP में कंट्रीब्यूशन कितना है? 13% जितना, अप्रॉक्स 13%। ग्लोबल एवरेज कितनी है? 16%। और चाइना 26%। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर एक पाई चार्ट निकाले हम, लेट्स से ये पाई चार्ट है, तो हमारी GDP में 13% जितना कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग करती है। चाइना का अगर आप पाई चार्ट देखेंगे तो उनका जो है तो लेट्स से कि 25% जितना जो अपनी GDP में कंट्रीब्यूशन है वो मैन्युफैक्चरिंग से आता है, और ग्लोबल एवरेज कितनी है? 16 है। तो ये बहुत कम है 13, ये कम से कम हमें 2025 तक ले जानी चाहिए, तब जाकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो एक्सपांड नज़र आएगा। और बहुत सारी जो जॉब्स हम एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर प्राइमरी सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में
ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो ये चीज़ तभी पॉसिबल होगी जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो फूलेगा फलेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ग्रीन एनर्जी। एक 25 ईयर विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है और इसमें भारत ने ये टारगेट रखा है कि आने वाले 25 सालों के अंदर, अगेन 2047 तक, भारत जो है उसका टोटल जो एनर्जी प्रोडक्शन होगा या फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है, तो उसमें से 85% हम ग्रीन सोर्सेस से पैदा करेंगे या फिर ग्रीन सोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे। कोल का कंट्रीब्यूशन जो है वो 2047 तक अभी जो है उसका 10th जितना ड्रॉप हो जाएगा, तो इट्स गोइंग टू बी ए बिग थिंग। और एस्टिमेट ये है कि 2047 तक हमें 1125 गीगावाट जो है वो रिन्यूएबल कैपेसिटी में ऐड करना पड़ेगा और 50 गीगावाट जितना रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स जो हैं वो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल प्रिपेयर्ड बाय द रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, कोल फायर्ड कैपेसिटी विल इनिशियली राइज टू 267 गीगावाट बाय 2030 फ्रॉम द प्रेजेंट 210 गीगावाट। फिलहाल कोयले से हम कितनी एनर्जी पैदा करते हैं, ये आंकड़ा याद रख लीजिए, 210 गीगावाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 2030 तक ये इंक्रीज होकर 267 गीगावाट हो जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे ड्रॉप होकर 140 गीगावाट हो जाएगी बाय द टाइम 100th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। 2047 में भारत जो है अपनी आज़ादी का 100th ईयर मनाएगा आज से 25 सालों के बाद, और तब भारत 140 गीगावाट जो है वो कोयले से पैदा करेगा, बाकी का जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से हम पैदा करेंगे। कोल फायर्ड पावर स्टेशन जो है 40 गीगावाट के बना रहा है भारत, और भारत का ये प्लान है कि धीरे धीरे करके हम कोल बेस्ड कैपेसिटी जो है उसको फ्रीज करते जाएंगे और फेज आउट करते जाएंगे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर एक इन्फोग्राफिक, थैंक्स टू इकोनॉमिक टाइम्स। काफ़ी अच्छे इन्फोग्राफिक होते हैं इकोनॉमिक टाइम्स या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया के। तो रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर कितना है अभी, 39%। कोयले का कितना है, 53%। 2030 तक ये 62 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, और 2047 तक ये 85 हो जाएगा, और ये सिर्फ 10.5 हो जाएगा। तो ये प्लान है भारत का। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। कल जो मैंने प्रश्न पूछा था तो उसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो स्टेटमेंट ये सही नहीं है कि शी वॉज द MD ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ऐसा नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। शी इज द फर्स्ट वुमन टू हेड सेबी। शी इज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू हेड सेबी। यस, ICICI में उन्होंने काम किया है, तो शी इज ए बैंकर एज वेल। और आज का प्रश्न ये है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने ये अनाउंस किया है कि वो अपना जियो वर्ल्ड सेंटर एक सिटी में खोलने वाला है। तो कौन सा ये सिटी है जिसमें वो खोलने वाला है जियो वर्ल्ड सेंटर, बताइए इसका राइट आंसर। स्टिक योर आंसर एज वेल एज रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट मोटिवेशनल पॉडकास्ट Curiously Forever. Do subscribe to both my channels, share the lecture, hit the like buttons, use the comment section for discussion, your review as well as sticking your answer. And that's everything from my side dear friends. एक और चीज़, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि जो एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस का लेक्चर जो है वो आज या फिर येस्टरडे भी नहीं आया था। देखिए, कल मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी बता दिया था कि आई वॉज ट्रैवलिंग, सो आई वॉज नॉट एबल टू मेक दैट लेक्चर, और उसके आने के बाद मैंने फाइनेंशियल एनालिसिस और एक और लेक्चर डिलीवर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं हो पाया बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग। बट डियर फ्रेंड्स, एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस वाला लेक्चर जो है आई विल ट्राई टू डिलीवर इट टुमारो एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि मुझे बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं, स्पेशल टॉपिक्स, वो भी डिलीवर करने हैं, वो भी आपको प्रोवाइड करने हैं। तो कल मेरा प्लान ये है, एक रफ प्लान बता देता हूँ, कि सुबह मैं आपको एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस वाला लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आपको कुछ टॉपिक्स के लेक्चर मिल जाएंगे, और उसके बाद ये फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस वाला लेक्चर जो है वो धीरे धीरे, अब इसका टाइम मैं इवनिंग का कर दूंगा, राइट, 7 बजे के आसपास इसका टाइम हम कर देंगे। चेंजेस आने वाले समय में थोड़े होने वाले हैं, एज यू नो कि ये मेरी नई चैनल है, तो आई एम मेकिंग चेंजेस धीरे धीरे। आई एम हेडिंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, फिर सारी चीज़ों का टाइम जो है वो फिक्स हो जाएगा। बट स्टे विथ मी, डोंट वरी, आई एम विथ यू गाइज, and I'll try my level best to deliver as
many lectures as possible to you. ठीक है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ ही हूँ. तो मिलेंगे कल सुबह as early as possible. Till then, enjoy your studies, stay curious and Jai Hind.